गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग टेंस की शुरुआत करते हैं। अगर आप टेंस अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो बड़े से बड़ा ट्रांसलेशन बहुत ही आराम से इजी वे में कर ले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेंस को बिल्कुल शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस के माने क्या होते हैं। बच्चों, टेंस के मीन्स होते हैं, इसको एक छोटे से तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो है टेंस जो है वो काल प्रकट करता है, समय प्रकट करता है, टाइम शो करता है कि जिस समय हम जो काम कर रहे हैं वही हमारा टेंस बन जाता है। कोई काम अगर मान लीजिए हमने इस समय किया हुआ है, कर रहे हैं, तो वो हमारे प्रेजेंट में आ जाएगा। कोई काम हम बीते हुए समय में कर चुके हैं, खत्म हो गया है वो काम, तो पास्ट टेंस में चला जाएगा। या फिर जो काम हम किए ही नहीं है, अभी सिर्फ कल्पनाओं में है, सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये टेंस हमारा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो आइए चलिए इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे समझा जाता है। तो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे सेकेंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आप प्रेजेंट से ही जानते होंगे, कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो प्रेजेंट मतलब जो चीज़ सामने हो, वर्तमान काल। इसको हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में इसको वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। और सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट हम सभी जानते हैं, जो चीज बीत गया हो, खत्म हो गया हो, वो पास्ट टेंस होती है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस को हिंदी में कहेंगे हम भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा जो टेंस है फ्यूचर टेंस, जो अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ हमारी सोच में है या हमारी प्लानिंग में है कि हम ये करेंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो वो हमारा फ्यूचर टेंस है। और इसको हम हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल, भविष्यकाल। तो बेसिकली बच्चों टेंस तीन तरह की हो गई, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पेशली प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। हर टेंस के चार हिस्से होते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट टेंस में भी 4 प्रकार के टेंस होते हैं, ऐसे ही पास्ट टेंस में भी 4 प्रकार के टेंस होते हैं, और ऐसे ही फ्यूचर टेंस में भी 4 टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आज प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है। तो प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, इसमें इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसके अंत में है आता है, लास्ट में है आता है। और साथ में ये भी आपको देखना है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब इतना तो आप देख ही पाएंगे कि काम क्या होता है, जैसे खेलना, कूदना, हंसना, गाना, रोना, घूमना, स्कूल जाना, लौटना, सोना, ये सब एक्शंस हैं। तो जहाँ पे ये एक्शन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वहाँ पे समझिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है, उस चीज़ की सिचुएशन बताई जा रही है। अब ये वाक्य देखिए, वह एक लड़का है। तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ लास्ट में है लगा है और साथ में वह एक लड़का है ये कहा जा रहा है। तो बस यही सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आता है। दूसरा देखिए, वे बच्चे हैं। अब यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वे बच्चे हैं, अंत में है आया है और साथ में कोई काम नहीं हो रहा है, तो टेंस आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इसमें आप ये जान लो कि इसकी क्रिया क्या होती है। इसमें 3 क्रियाएं यूज में आती हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली इज, दूसरा एम और तीसरा आर। इज, एम, आर, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि जिन वाक्यों के अंत में केवल है, हूँ, हो आएगा अनुवाद करते समय, उसमें हमें और साथ में कोई वर्ब नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई एक्शन नहीं हो रहा होगा, तो उसमें हमको केवल इज, एम, आर सोच समझ के लगाना है कि कहाँ पे हमको इज लगाना है, कहाँ पे एम लगाना है और कहाँ पे आर लगाना है। तो उसको समझने के लिए मैं आपको ये बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ही, शी, इट अगर आएगा तो उसके साथ में आपको इज लगाना है, ही, शी, इट के साथ में इज लगाना है, और यू, वी, दे के साथ में आर लगाना है, और साथ में आई के साथ में एम लगाना है। फिर से एक बार, वंस अगेन, ही, शी, इट के साथ में इज, यू, वी, दे के साथ में आर और आई के साथ में एम का प्रयोग करना है। इसके अलावा जितने सिंगुलर प्रोनाउंस होंगे, जितने सिंगुलर नाउंस होंगे
जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे उन सब के साथ में आपको इस लगाना है। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। जितने भी सिंगुलर नाउन्स, अभी मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल भी पढ़ाया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि सिंगुलर मतलब एक वचन, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु व्यक्ति का बोध होता है उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जहाँ सिंगुलर नंबर कहते हैं, और जहाँ पे एक से अधिक का बोध होता है उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उन सब के साथ में आपको इस का प्रयोग करना है, और जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ में आपको आर का प्रयोग करना है। बाकी एम का प्रयोग तो केवल आई के साथ होता है इस टेंस में। और एक और कंटिन्यूअस टेंस है जहाँ पे आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें फिर आगे वर्ब भी लगाई जाती है। ऐसे केवल एम का प्रयोग इसी टेंस में होता है। तो ये टेंस आप लोग समझ लीजिए कि ये वो टेंस है जिसके अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, और जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, कोई काम नहीं हो रहा होता है, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा होता है, किसी संज्ञा के बारे में या किसी सर्वनाम के बारे में बताया जाता है कि वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, आसमान साफ है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हिंदी में अगर आपको पहचानना होगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वाक्य के अंत में किसी भी टेंस को अगर आपको पहचानना है कि वो कौन से टेंस से है, तो वो वाक्य कौन से टेंस का है, तो सबसे पहले आपको उस वाक्य के अंत में जाना होगा। लास्ट में जाइए, लास्ट के दो अक्षरों को देखेंगे या दो शब्दों को जोड़ के बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा टेंस है। जैसे मैंने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो अब इस वाक्य का अंत क्या है, एक तो हूँ है और एक है पढ़ता। तो या ता ही ले लीजिए, तो दो अक्षरों को ले लीजिए, ता और हूँ। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूँ आदि शब्द आते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ तक तो बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, और फिर उसके बाद लेकिन वर्ब में फिर कंफ्यूजन उनको होने लग जाती है। लेकिन फिर आप पढ़िए ध्यान से, अच्छे से याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं और साथ में एक्शन होता है, काम का होना जरूरी है। बिना अगर काम नहीं हो रहा है, केवल ता है, ती है आप देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाएंगी। इसलिए ता है, ती है भी देखिए और साथ में एक्शन भी देखिए कि काम हो रहा है कि नहीं, तो वहीं पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंग्लिश में इसमें क्या लगता है, कौन सी क्रिया लगती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये देख लीजिए। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें SIS लगाया जाता है या फिर उसमें सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाती है। वर्ब में या तो SIS लगाते हैं या फिर सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ पे SIS लगना है और कहाँ पे नहीं लगना है, तो फिर वही चीज़ है पहचानने वाली बात कि जितने सिंगुलर नाउन्स हैं, सिंगुलर नाउन्स और साथ में ही, शी, इट, जो भी हमने आपको पहले बताया था, सिंगुलर नाउन्स और ही, शी, इट के साथ में वर्ब में SIS लग जाएगी। फिर से एक बार, अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला सिंगुलर है या फिर उसके अलावा ही, शी, इट में से तीनों में से कोई एक है, तो उसमें उसके साथ जो वर्ब लिखोगे उसके आगे, क्योंकि सब्जेक्ट के आगे वर्ब ही लिखा जाता है, तो उस वर्ब में SIS जोड़ दोगे। अब ये SIS का क्या नियम होता है, SIS कि जिस शब्द में, जिस वर्ब में सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है और उसके ठीक पहले वॉवेल आता है उसके साथ में S जुड़ जाता है, और जिस शब्द में लास्ट में वॉवेल आता है उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पे ES जुड़ जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे गो, गो में क्या आया, ये पहले लास्ट में वॉवेल है और इधर ये G कॉन्सोनेंट है, तो बस यहाँ पे जब हमको गोज लिखना होगा किसी के साथ तो हम लिखेंगे GOES। ऐसे ही देखिए डू होता है, डू, डू वर्ब है ना, तो डू के साथ में क्या है, ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे उठा के इसको ES लिख देंगे तो बन गया डज। वो वर्ब देख लीजिए जिनके बाद S लगता है केवल, तो वो है देखिए जैसे स्लीप, SLEEP। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट आया है और इसके पहले यहाँ पे वॉवेल है E, तो इसमें क्या अगर S लगाना होगा, जैसे लिखा मोहन स्लीप तो बनेगा मोहन स्लीप्स, तो S कैसे लिखेंगे, ये मोहन स्लीप्स, S लग जाएगा केवल इसमें, क्योंकि इसके लास्ट में जो है कॉन्सोनेंट है और इसके पहले वॉवेल है, और यही जब उल्टा होगा तो उसके साथ में ES जुड़ जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके अंत में E आता है पहले से ही, जैसे राइट है, कम है, गिव है, तो इन सब के साथ में भी आपको केवल S जोड़ देना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे गिव,
GIVE, इसके अंत में ई आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ एस जोड़ देंगे क्योंकि ES होता है ना और कोई शब्द नहीं, बल्कि ये ई है ना, तो इसीलिए यहाँ पे डबल ई नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि नियम है कि लास्ट में अगर वॉवेल हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो यहाँ पे ES हो जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल ई कर देंगे तो गिवीज हो जाएगा, मतलब कि अर्थ उसका अलग टाइप का हो जाएगा, इसलिए केवल यहाँ पे एस जोड़ दिया जाता है। अब इसके आगे देखिए, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हिंदी में हो गई ता है ती है, वाक्यों के अंत में ता है ती है ता हूँ ते है होती है, साथ में एक्शन होता है। और इसमें वर्ब क्या क्या लगती है, इसमें पहली बात अफर्मेटिव वाक्यों में कोई वर्ब नहीं लगती है। आपको अफर्मेटिव वाक्य पता होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, 3 तरह के वाक्य पहले आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि इम्पेरेटिव जो है इसमें नहीं आता है, वो तो अलग से ही वाक्य है। इसमें जो हर टेंस में जो वाक्य आएंगे वो 3 टाइप के आएंगे, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव, निगेटिव, या फिर मिला करके इंटरोगेटिव निगेटिव आ जाएगा इस टाइप से। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव है, मतलब कि उसमें कहीं भी नॉट या नो ये सब नहीं लगा हुआ है, तो उस टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य देखिए मैं लिख रही हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में भी हूँ आया है, आप प्रेजेंट टेंस का याद कर लीजिए, यहाँ पे हूँ आया है लेकिन साथ में जाना नामक वर्ब भी जुड़ा हुआ है। तो जाना वर्ब है तो बस ये केवल प्रेजेंट टेंस नहीं है बल्कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। मैं घर जाता हूँ तो काम करने वाला कौन है, मैं, जो करता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा होता है, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे आई, और फिर हमने क्या बताया था आपको, घर के नीचे घर नहीं लिखना है, जाता के नीचे गो नहीं लिखना है, बल्कि वर्ब हूँ। तो अब चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब कोई आनी नहीं है तो मेन वर्ब को हमें यहाँ पे लाना है, जाना। तो आई के साथ में बच्चों गो होगा या गोज होगा, एक बार आप सोच के बताइए, आई के साथ में गो होना चाहिए या गोज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं बताती हूँ, आई के साथ में गो होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब में SIS केवल ही शी इट में लगाई जाती है, बाकी और किसी के साथ जो है SIS नहीं लगाना है आपको। प्रोनाउंस में कह रही हूँ, प्रोनाउंस में केवल ही शी इट के साथ ही तुम्हें SIS जोड़ना है, बाकी और किसी भी तरह के प्रोनाउंस आते हैं यू वी दे, इन सब के साथ में आपको सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। तो ये प्रोनाउन क्या आया है, आई है, ये ना तो ही है ना शी है ना इट है, तो ये आई है, तो आई के साथ में सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वो बनेगी गो। आई गो, घर जाता हूँ, होम, आई गो होम। सेकेंड देखिए, वह पुस्तक पढ़ती है, वह पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ देखिए काम करने वाला कौन है, वह, कोई लड़की है तो हो जाएगा शी, नाम तो दिया नहीं है, नाम दिया होता तो वो नाम लिख दिया जाता है यहाँ पे, लेकिन वह लिखा है और फिर पढ़ती है, इसको हम जेंडर समझ पा रहे हैं कि कोई लड़की है, शी है, तो यहाँ हो गया शी। अब फिर हमें पुस्तक के नीचे पुस्तक नहीं लिखना है, पढ़ती के नीचे पढ़ती नहीं लिखना है, बल्कि हमें क्या करना है, वर्ब को लाना है, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंस की जो इंग्लिश सेंटेंस जो बनाया जाता है वो कैसे बनता है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट के आधार पे बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लाना है, वर्ब लाना है, यहाँ पे पढ़ती है। फिर देखो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नॉट नहीं है, तो फिर हमको पहचान कर लिए है ना, ता है ती है, इंडेफिनिट टेंस है ये, तो ऐसे में फिर इसमें अफर्मेटिव वाक्यों में कोई सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती, बल्कि हम क्या करेंगे, सीधे पढ़ना वर्ब लाएंगे। तो ही शी इट के साथ में जो आगे वर्ब लिखी जाएगी उसमें SIS जुड़ जाता है। शी, अब रीड होता है READ, और यहाँ पे क्या लगाएं, A और D है तो S लगेगा या ES लगेगा, यहाँ पे S लगेगा। He reads a book, she reads a book, इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव देख लीजिए, ये भी समझ लीजिए तो पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। इसका नेगेटिव वाक्य है कि
रमन स्कूल नहीं जाता है। रमन स्कूल नहीं जाता है। तो अब फिर देखिए इसमें पहचानिए टेंस। टेंस की पहचान करना है तो वाक्य के अंत में जाएंगे जाता है, ये बन गया आपका इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और वाक्य में नहीं शब्द आ गया है तो बस यहीं पे आपका हेल्पिंग वर्ब निकल के सामने आएगा। तो जितने भी नाउन्स होते हैं सिंगुलर नाउन्स उनके साथ में डज, और जितने प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ में डू। वंस अगेन, जो सिंगुलर होते हैं सिंगल सब्जेक्ट के साथ में डज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में डू। ऐसे ही प्रोनाउंस में ही शी इट के साथ में डज और बाकी सब के साथ में डू। तो रमन क्या है, सिंगुलर है, एक है, तो इसके साथ में डू लगाओगे या फिर डज, डज लगेगा। तो सेंटेंस देखिए, रमन। अब रमन के बाद हमको क्या लेना है, वर्ब लेना है, SVO वर्ब लेना है। तो वर्ब क्या है, जाना, और साथ में नहीं भी आ गया है तो हमें पहले जाता है लेना है, और निगेटिव लगाते हुए रमन। तो पहले सहायक क्रिया आती है फिर मुख्य क्रिया आती है। सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट रमन हो गए, इसके बाद पहले सहायक क्रिया आएगी और तब उसके बाद मुख्य क्रिया आएगी। मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद नॉट लगाते हुए मेन वर्ब आएगी। तो नॉट का स्थान कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो रमन डज नॉट, अब जाना, गो, और प्लेस के पहले टू लगता है, टू स्कूल। रमन डज नॉट गो टू स्कूल, ये आपका निगेटिव हो गया। अब इसी का आप इंटेरो देख लीजिए, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। यहां पे हमने लगा दिया क्या, क्या रमन स्कूल जाता है। इस तरीके से वाक्य अगर बन गया है कि क्या रमन स्कूल जाता है, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। क्या के लिए क्या करेंगे, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो जो यहाँ पे डज आपने सब्जेक्ट के बाद लिखा है, इसको उठा करके आगे ले आएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा डज रमन, फिर यहाँ से डज हट जाएगा, डज आगे चला गया ना, तो डज रमन गो टू स्कूल और साथ में क्वेश्चन मार्क लग गया। और इसको मैं यहाँ पूरा ढंग से लिख दे रही हूँ, क्या कंफ्यूजन में ना हो। ये डज रमन गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तीन तरह के वाक्य आते हैं। पहला अफर्मेटिव, जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती है, वर्ब में SIS उसकी फर्स्ट फॉर्म में, या फिर सिंपल वर्ब लिखा जाता है। और नेगेटिव में डू या डस का प्रयोग होता है, डू डस के साथ में नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और इंटरोगेटिव में डू डस आगे कर दिया जाता है। एक और इंटरोगेटिव जिसको हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, उसको भी आप देख लीजिए कि डबल इंटरोगेटिव क्या होता है। जब हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस टाइप के वाक्य आपको दिखाई पड़े। जैसे देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस, तुम क्यों शोर करते हो, तुम क्यों शोर करते हो। अब देखिए इसमें वाक्य की शुरुआत में क्या नहीं आया है, बल्कि वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया है, या तुम शोर क्यों करते हो, ऐसे भी हो सकता है। तो क्वेश्चन वर्ड जो है, ये आपका क्यों क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आया है, मतलब अंदर आया है। तो जब इसको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, इस टाइप के प्रश्न वाले वाक्यों को कहा जाता है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको हम ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अनुवाद करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब इसके बाद वही प्रोसेस फॉलो होगा जो सिंगल इंटरोगेटिव में आपने किया था। वाई के बाद अब तुम, यहाँ पे यू आना चाहिए, तो यू से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर यू लिखेंगे। यू जो है यू लिखेंगे, लेकिन यू से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्योंकि ये WH और हेल्पिंग वर्ब साथ साथ होता है अगर ये डबल इंटरोगेटिव वाला वाक्य आता है तो यू के साथ में आपको डू लगाना है या फिर डज। एक बार फिर मैं हिंट दे रही हूँ, डज का प्रयोग केवल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है।
तो यू ना तो ही है, ना शी है, ना इट है, तो यू के साथ में डू लगना चाहिए। वाई डू यू, अब ये इतने का बन गया। वाई डू यू शोर करते हो। वाई डू यू मेक, वर्ब आ गया, आ नॉइस। इंग्लिश सेंटेंस को जो बनाया जाता है स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के आधार पे बनाया जाता है। SVO उसमें दिखना चाहिए। देखिए इसमें भी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। SVO के आधार पे बनता है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन वाला वर्ड है तो वो क्वेश्चन वाला वर्ड आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आगे आ गया। तो इस तरीके से इस वाक्य को बनाया गया है।